आज हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम बूस्टर सीरीज। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी आपके पर्टिकुलर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के वन बाय हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे और सबको डिटेल में विद ट्रिक्स सोल्व करेंगे, किस प्रकार से फिजिकल के क्वेश्चंस अपने को सोल्व करना है। समझ में आ रही? सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ और इसमें समझिएगा मैंने लिखा है द स्पेसिफिक rate constant of decomposition of a compound is represented by ln k is equal to 5.0 minus 1 to 000 divided by t. The activation energy of decomposition for this compound at 300 Kelvin. ठीक है, आपको ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म दिया है, क्लियर है यहाँ पर, और आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। क्या पूछी है आपसे? एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी किस प्रकार से कैलकुलेट करनी है वो हमको यहां समझना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, देखो जो फॉर्म आपको दी गई फिजिकल केमिस्ट्री में, जब मैं गेट और सीएसआर नेट की बात करता हूं तो इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? और किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसको समझना। यहां पर आपसे वो क्या करेगा कि इस फॉर्म को आपको जो मेन फॉर्म है आपकी उसमें आपको इसकी कोरिलेट करना है। किस प्रकार से कोरिलेट करेंगे उसको समझने की कोशिश करना। यहां पर ln k इक्वल टू 5 माइनस 12 000 डिवाइडेड बाय t। क्लियर? इस फॉर्म को आपको अपनी जो नॉर्मल फॉर्म से कन्वर्ट करना। ये किस फॉर्म के इक्वल दिख रही है अपने को? हम जानते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। और आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है? आप सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहां पर, और सॉल्यूशन में समझना कि आर्हेनियस इक्वेशन कैसे निकालते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन होती है आपकी A इज इक्वल टू, समझिएगा, A इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EA डिवाइडेड बाय RT। ये आपकी क्या होती है? आर्हेनियस इक्वेशन होती है। इस आर्हेनियस इक्वेशन को जब मैं ln या log की फॉर्म में लिखता हूं तो दोनों तरफ log लूंगा, LHS और RHS दोनों में जब मैं log लूंगा तो देखो यहां पर ln k इज इक्वल टू, इस फॉर्म को कैसे लिखूंगा? ln a माइनस एक्सपोनेंशियल हट जाएगा और क्या आ जाएगा? EA डिवाइडेड बाय RT। ये फॉर्म मिल गई आपको। और अब इस फॉर्म को, इक्वेशन 1 को हम, ये जो आपकी इक्वेशन A है इसके साथ क्या करेंगे? कोरिलेट करेंगे। जब इसको मैं कोरिलेट करता हूं तो ध्यान से समझिएगा, ln k यहां पर आपका ln k से मैच कर रहा है। ठीक है, ln a की वैल्यू क्या आ गई? यहां पर 5 आ गई। ठीक है, और जो आपका रेस्ट पार्ट है ये माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय t, ये किसका लोकल हो गया? माइनस EA अपॉन RT के। और अपन से पूछा क्या है? अपने से पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया? EA आपसे क्या है? कैलकुलेट करवाया है। तो EA जब आपसे कैलकुलेट करवाया है तो आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन को इक्वेशन के बेयर करते, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल, यहां माइनस है यहां भी माइनस है, अपन इसको छोड़ देंगे। बचा हुआ पार्ट क्या है आपका? बचा हुआ पार्ट है आपका EA डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय t। यही आया आपका इक्वल। इस वाले में क्या करना है समझिए ध्यान से। यहां से आपका t से t कैंसिल हो जाएगा और रेस्ट जो बचा वो क्या हो गया? EA डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 12,000। यही होगा। अब देना ध्यान से क्या चीज है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है आप उसको समझना। यहां पर इस R को मैं यहां लेके जाता हूं तो आपका क्या निकल जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी इनटू R। ये आपकी क्या हो गई? एक्टिवेशन एनर्जी। यही आपकी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। अब मुद्दे की बात क्या है कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी किस फॉर्म में पूछी है वो आपको ऑप्शन में देखना है। कैलोरी की फॉर्म में पूछी है। इसका मतलब आपको जो गैस कांस्टेंट है, जो आपका गैस कांस्टेंट है R, उसकी वैल्यू कौन सी लेनी है? कैलोरी वाली। कौन सी लेनी है? कैलोरी वाली लेनी है। अब कैलोरी वाली का मतलब कौन सी हो गई कि R का जो वैल्यू है वो कौन सा लेंगे अपन? 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये जो फॉर्म है ये अपने को लेंगे, इसको अपन कितना मान लेते हैं? अप्रोक्सीमेट 2। अप्रोक्सीमेट कितना मान लेते हैं? 2 के इक्वल हम इसको मान लेते हैं। तो यहां पर जब मैं क्या लिखूंगा, यहां पर R की वैल्यू कितना लिखूंगा? 2। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? ध्यान से समझिएगा, डिवाइडेड इनटू 2। तो मुझे आंसर आ गया 24,000 कैलोरी पर मोल। ठीक है, क्योंकि केल्विन यहां पर टेम्परेचर के साथ में कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से समझिए मेरी बात कि ये जो आया ये आपका आया 24,000 कैलोरी।
आपसे ऑप्शन में क्या दे रखा है, किलो कैलोरी, तो इस 1000 को यहां से मैं कैलोरी में कन्वर्ट करूं तो 24 किलो कैलोरी पर मोल लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 24 किलो कैलोरी पर मोल। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए, आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए किस प्रकार से वो आपसे गलत करवाता है। यदि आपने इसकी इक्वल करके सीधा r से मल्टीप्लाई नहीं किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12,000, और 12,000 आएगा तो आपका आंसर लग जाएगा बी ऑप्शन। लेकिन ध्यान क्या देना है अपने को कि यहां पर r को इस तरफ आप डिसफल करवाएंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में लेंगे, और मल्टीप्लाई फॉर्म में आपको देखना है r किस फॉर्म में लिया है, आपको r किस फॉर्म में लिया है, कैलोरी की फॉर्म में। तो कैलोरी वाली जो टर्म वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके आपको कैलकुलेट करना। अब 24 किलो कैलोरी आएगा तो 24 किलो कैलोरी आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके अंदर CSIR और गेट के अंदर पूछे जाते हैं। तो एक पैटर्न था कि किस प्रकार से RNAS बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे। यहां पर एक चीज और समझा, एलियन का था इसलिए हमने एलियन की टर्म काम में ली। ध्यान समझना, आपको कैसे पता लगेगा लॉग एलियन का, वो यहीं से पता लगेगा कि आपको किस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है। यदि ये रिप्रेजेंटेशन लॉग में होता, ध्यान से समझना, यदि ये लॉग में होता तो लॉग में होने से क्या था कि यहां जो मैंने वैल्यू लिखी है उस वैल्यू में क्या हो जाता कि यहां पर लॉग, यहां पर लॉग और यहां पर लॉग के साथ में क्या आ जाता आपका 2.303 से डिवाइड और हो जाता। यहां पर 2.303 और आता साथ में, तो यहां पर भी 2.303 होता और यहां पर ये 2.303 यहां से मल्टीप्लाई होता, तब आंसर आपका निकल के आता। क्लियर है मेरी यहां तक बात कि किस प्रकार से आपका ये फॉर्म पूछ सकता है। यदि आपको लॉग की फॉर्म में दोगा तो आपको 2.303 से यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने सोल्व किया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हम डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही शानदार सवाल है और हर बार आपसे पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम हर बार पूछता है CSIR नेट में। देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है माइकलिस मेंटन और लिनियर बर्ग प्लॉट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर लेकर के डिस्कस किया। समझना पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फॉर एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इन लिनियर बर्ग प्लॉट गिव द फॉलोइंग डाटा। और डाटा में हमको क्या दिया है, स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज 2.5 × 10⁻⁹ मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब, व्हाट इज द कैटालाइटिक एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। क्या पूछा है आपसे, कैटालाइटिक एफिशिएंसी। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या पूछा है, कैटालाइटिक एफिशिएंसी। और कैटालाइटिक एफिशिएंसी पूछी है तो इसमें आपको ध्यान देना है कि क्या आपसे हिंट दिया, हिंट है आपके लिनियर बर्ग प्लॉट। और लिनियर बर्ग प्लॉट क्या होता है, जब हम एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जब थ्योरेटिकल कोर्स जब हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स में, तब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक्स में किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। तो ध्यान से समझिएगा कि पहला मैं आपसे डिस्कस करता हूं इसके अंदर, वो क्या है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा वहां पर। क्लियर है, समझना। यहां पर क्या है कि जो मैंने आपको बोला है वो है लिनियर बर्ग प्लॉट। लिनियर बर्ग प्लॉट क्या होता है कि इसमें हम बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिक, देखो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, समझना। लिनियर बर्ग का फॉर्मूला होता है माइकलिस मेंटन से ये डिटरमिनेट किया जाता है। किसके काम आता है, हम निकालते हैं इसके अंदर Km, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट वगैरह निकालने का। क्या कहता है, देखिए ये कहता है 1 रेट इज इक्वल टू 1/r मैक्स प्लस Km डिवाइडेड बाय r मैक्स कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये आपका रिलेशन होता है लिनियर बर्ग प्लॉट में। और इसका जब मैं प्लॉट ड्रॉ करता हूं तो प्लॉट किस प्रकार से ड्रॉ होगा उसको समझिएगा। ये प्लॉट इस प्रकार से ड्रॉ होगा, समझिए कि आपका यहां पर y बराबर mx प्लस c का ये प्लॉट बन रहा है। किसका बन रहा है, y बराबर mx प्लस c। यहां पर y क्या है आपका, ये फॉर्म आपका y, ये y है। 1/s क्या हो गया आपका x, रेस्ट पार्ट क्या होगा और ये क्या होगा m और c। जब प्लॉट इसके बीच में ड्रॉ करता हूं तो जो प्लॉट निकल के आता है वो आपका आता है इस प्रकार से। ठीक है, इंटरसेप्ट के साथ में लीनियर।
और इंटरसेप्ट के साथ में जब लीनियर आता है तो यहां से क्या देखना है कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/r मैक्स। और ये आपका हो जाएगा स्लोप, और स्लोप का वैल्यू कितना आ रहा है, km डिवाइडेड बाय r मैक्स। क्या आपको मेरी चीज समझ आ रही है? इसका मतलब प्लॉट किसके बीच में है, 1/रेट डिवाइडेड बाय 1/कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यही प्लॉट समझ में आ रहा है, प्लॉट का किस प्रकार से मीनिंग निकलेगा। अब यहां से क्वेश्चंस किस प्रकार से बनता है, रीजनिंग किस प्रकार से पूछेगा वो समझना है। क्वेश्चंस में आपसे पूछा है कैटालाइटिक एफिशिएंसी। कैटालाइटिक एफिशिएंसी यदि हमको निकालना है, वो जब हम डिटेल में जाएंगे, यदि उसको फुल एक्सप्रेशन से हम सोल्व करते हैं तो ये आपका बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इसमें 3-4 चीज अपन निकालते हैं। पहला ये क्या निकालेंगे, यदि हमको Km फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर Km फाइंड आउट के लिए मैं कर सकता हूं कि स्लोप बटा इंटरसेप्ट। स्लोप डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट। और जब मैं स्लोप डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट की बात करता हूं तो देखिए, तो मुझे क्या मिलता है आपका यहां पर Km। तो यदि क्वेश्चन में मुझसे Km पूछे और आपको 1/r और 1/s के बीच प्लॉट देकर के स्लोप और इंटरसेप्ट का डाटा दे तो आपका लिए बहुत इजी सवाल हो गया ये तो, क्योंकि आपको पता लग गया ट्रिक क्या हो गई। स्लोप में इंटरसेप्ट को डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मिलने वाला क्या होगा आपका Km। और Km क्या कहलाता है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। ये क्या है आपका, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आप समझिए, ये तो हो गई पहला क्वेश्चन रीजनिंग का। दूसरा यहां से सवाल बनता है कि यदि आपसे मैं पूछूं कैटालाइटिक एफिशिएंसी, ठीक है, एक चीज समझ लीजिए आप, R मैक्स जो होता है इसको मैं लिख सकता हूं 1 किस फॉर्म में लिखूंगा इसको समझिए, 1/K2 E0। 1/K2 E0 मतलब R मैक्स को मैं K2 E0 भी लिख सकता हूं। चलिए ये बात भी हो गई। अब मेरे को लिखना है यदि कैटालाइटिक एफिशिएंसी, क्या निकालना है, कैटालाइटिक एफिशिएंसी। तो कैटालाइटिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा समझिए, ये तो हो गया एक। दूसरा कैटालाइटिक एफिशिएंसी, और कैटालाइटिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है उसको समझो, वो होता है आपका K2 डिवाइडेड बाय Km। K2 डिवाइडेड बाय Km, यही होगा आपका K2 डिवाइडेड बाय Km जब है, इसका मतलब K2 हम पहले इस वाले रिलेशनशिप से इंटरसेप्ट में से क्या निकालेंगे, पहले K2, उसके लिए अपने को ये कंसंट्रेशन होना जरूरी है, पहली बात। दूसरा Km का वैल्यू अपने को स्लोप के थ्रू, स्लोप इंटरसेप्ट में डिवाइड करके Km निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए अपने पास ये डाटा होना जरूरी है। लेकिन जब ये डाटा ना दिया गया हो तो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आज मैं आपको एक ट्रिक देता हूं और उस ट्रिक को समझिए आप, उस ट्रिक के बेस पे हम इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। समझना मेरी बात, ये चीज तो समझ में आ गई कि लिंडेबर्ग प्लॉट क्या कहता है, आपको समझ में आ रही मेरी बात, क्या कहता है वो आप समझ लीजिए एक बात। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपको इस फॉर्मूले में कैटालिटिक एफिशिएंसी अपने को फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इजी तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब समझिए, तो मैं आपको एक बार ठीक से समझाता हूं किस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, बेसिक ट्रिक लेंगे हम यहां पर, और वो ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है कि 1 सेकंड में आप उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। समझिए ट्रिक क्या है कि यदि आपसे कैटालाइटिक एफिशिएंसी पूछी है, क्या पूछा है आपसे, कैटालाइटिक एफिशिएंसी, तो आपका फॉर्म क्या होगा, 1 डिवाइडेड क्या होगा आपका, यहां से इंपॉर्टेंट टर्म लेंगे, और वो टर्म क्या है कि आपको कैटालाइटिक एफिशिएंसी निकालने के लिए 2 डाटा चाहिए। दूसरा, पहला तो होगा आपका इंटरसेप्ट, ये स्लोप, यहां पे आएगा आपका स्लोप, ध्यान से समझिएगा, स्लोप मल्टीप्लाई आपकी कंसंट्रेशन, क्या आएगी आपका, आपके कंसंट्रेशन। समझ में आ रही मेरी बात यहां तक, किस तरीके से इजी कर दिया मैंने आपको कह दिया कि कैटालाइटिक एफिशिएंसी निकालनी है तो 1 स्लोप इनटू आपको क्या करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन। यदि आपकी कंसंट्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। किस प्रकार से निकलेगा समझिए। अब देखो, जैसे ही मैंने इसको फॉर्मूले को यूज में लिया और कैटालाइटिक एफिशिएंसी निकाली तो 1 डिवाइडेड बाय स्लोप कितना है मुझे हटाना, 40 दिया गया है, बिल्कुल, मल्टीप्लाई एस सेकंड
इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कितनी है आपकी 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ मोल डेसीमीटर इनवर्स। मुद्दे की बात क्या है उसको समझो। इस फॉर्म को मैं काम में लेते हुए जब निकालता हूं तब समझिएगा क्या होगा कि यहां से 40 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करूंगा तो कितना हो गया 100, तो 100 इंटू 10⁻⁹ और 10⁻⁹ से 100 से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1/10⁻⁷ और -7 को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 10⁻7। क्या मिलेगा 10⁻7 और रिजल्ट क्या निकल के आएगा आपका मोल डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। ये आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। तो किस प्रकार से निकाला वो आपको समझ में आना चाहिए। आप ऑप्शन से मिलाइएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट होगा। क्या मेरी चीज आपको समझ में आ रही है। क्या कहा मैंने कि यदि आपको कैटालाइटिक एफिशिएंसी पूछा तो इतना बड़ा यदि क्वेश्चन दिखे तो आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। बस एक सिंपल ट्रिक समझ में आनी चाहिए। और ट्रिक क्या थी वो समझ में आ गई। कैटालाइटिक एफिशिएंसी निकालनी है तो 1/स्लोप इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन करना है। ये तो बात होगी कैटालाइटिक एफिशिएंसी की। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। कितना इंपॉर्टेंट है समझिएगा। ये सवाल आता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3rd क्वेश्चन जो है वो जो सेकंड क्वेश्चन था उसी की एक रीजनिंग का पोर्शन है। अब मैंने लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा था कैटालाइटिक एफिशिएंसी पूछी थी। आपको डाटा में वही स्लोप और इंटरसेप्ट दिया था, साथ में कंसंट्रेशन थी। सेम वही चीज है। लिनियर बाय प्लॉट खींचा है किस के 1/r और 1/s के बीच में। इट मींस प्लॉट उसी के बीच है जो लिनियर बाय कहता है। आपको दिया गया है कि इस रिएक्शन में माइकलिस मेंटेन मैकेनिज्म को अप्लाई किया बिल्कुल क्योंकि एक दूसरे से रिलेशन है। इसने कहा y जो है वो इंटरसेप्ट है जो आपको 5000 है। इफ द इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन इज दिस एंड द टर्नओवर नंबर इज। क्या पूछा है आपसे टर्नओवर नंबर। तो ध्यान से समझिएगा, सेम वही कंसेप्ट है। यदि क्वेश्चन देख के आप घबरा गए टर्नओवर नंबर वाला जो डिटेल फॉर्मूला है उसको आपने यदि अप्लाई किया तो आप इसको यहां पर आंसर में निकाल ही नहीं पाएंगे, बहुत आपको समय लगेगा। तो इसको हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ट्रिक क्या है वो आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिक ये रहेगी आपकी कि यदि आपसे पूछा क्या है टर्नओवर नंबर, टर्नओवर नंबर पूछे तो आपको क्या करना है 1 डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट इंटू ई नॉट। इंटरसेप्ट इंटू ई नॉट मतलब आपको इंटरसेप्ट और इनिशियल कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके यदि 1 में से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा टर्नओवर नंबर। ये दिमाग में रखें, ये आपकी है ट्रिक और इसी तरीके से आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है इसी प्रकार से सवाल। समझ में आ रही मेरी बात। तो आपको देखिए सवाल देखे घबराना नहीं है क्योंकि यदि आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे 1/r बराबर 1/r मैक्स प्लस km डिवाइडेड बाय r मैक्स s, यदि उसको अप्लाई करेंगे उससे फिर आप यदि रिसफल करके इस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन एग्जाम आपका कॉम्पिटिटिव पैटर्न से करना है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है या इंटीजर टाइप क्वेश्चन तो आप इसको अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, इससे अप्लाई करने पर देखिए आप कितना इजीली सोल्व कर लेंगे। आपको टर्नओवर नंबर पूछा है 1/इंटरसेप्ट इंटू ई नॉट। तो ध्यान से समझिएगा यहां पर हम क्या करेंगे उसको समझो। और हमारी जो ट्रिक थी उसको अप्लाई तो हमने किया। अब यहां पे डाटा रखते हैं। डाटा क्या है 1 इंटरसेप्ट क्या है 5000, 5 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं बिल्कुल। कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁹ 10⁻⁹ 10⁻⁹ में 10⁻³ डिवाइड माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁶ यही निकल के आएगा। अब यहां से -6 को मैं ऊपर लेके जाता हूं तो जहां से देखिएगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 5 यही होता है। अब यहां पर समझिएगा क्या होगा। यहां पर मैं क्या करता हूं कि 10 इंटू 10⁻⁵ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
अब जैसे ही मैंने लिखा 5 को मैं इससे बोलूंगा तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा आंसर में, फाइनली आपको आंसर मिलेगा क्या, 10 ओवर नंबर जो है वो आपका निकल के आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5। और 10 ओवर नंबर क्या होता है आपका, यूनिटलेस। तो आपका जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या आया, 2 इंटू 10 टू द पावर 5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज आपका करेक्ट आंसर है। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे आपको क्या करना है, ट्रिक अप्लाई करनी है। यदि ट्रिक अप्लाई करने आती है आपको तो आप आराम से सवाल सोल्व कर लेंगे। इस पैटर्न के सवाल भी आपसे आते हैं। मैं कह रहा हूं माइकलस मेंटेन और लिनियर बर्ग प्लॉट से आपसे कई बार सवाल पूछे गए और हमेशा कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको यदि ये आता है तो आप इसको इजी गोइंग कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। कितना समय लगेगा ये चीज ध्यान रखो, बस बहुत ही इजीली आपको सोल्व करना है। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, किस प्रकार सोल्व किया। बस ये फॉर्मूला याद रखिए कि यदि मैं टर्नओवर नंबर की बात करता हूं तो आपको इंटरसेप्ट लेना है साथ में कंसंट्रेशन की। यदि मैं आपसे कैटालिटिक एफिशिएंसी की बात करता हूं तो आपको नीचे स्लोप लेना है और दोनों ही डाटा आपको मिलेंगे। ये नहीं कि हर डाटा ही आपको अप्लाई करना है, नहीं, जो काम का डाटा है वो काम में ले लो और आपको क्वेश्चन सोल्व कर लो। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं, इसी बेस पे एक और है ताकि आपको इस पर बेस जितनी भी रीजनिंग है आपको उसके ऊपर फिनिशिंग आ जाए। क्लियर है, समझिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑब्टेन फ्रॉम 1 by r वर्सेस 1 by s ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस आर 300 and 2 into 10⁵ रेस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिएगा, रेस्पेक्टिवली इसका मतलब पहले स्लोप का वैल्यू है देन इंटरसेप्ट का। द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंजाइम इन दिस रिएक्शन इज, मतलब पूछा गया है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट मतलब Km का वैल्यू पूछा है आपसे। किस फॉर्म में दिया है, 1 by r और 1 by s का प्लॉट दिया है। इसका मतलब आपका वही फॉर्मूला लगेगा, वही आपका जो पिक्टोरियल बनाया था मैंने आपको ग्राफ बताया था उसके बेस पे 3 रीजनिंग बताई थी, वही यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको मैंने क्या बताया था, यदि आपसे Km का वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है Km का वैल्यू, तो मैंने आपको उस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने आपको बताया। फॉर्मूला क्या था, 1 by r इज इक्वल टू 1 by r max प्लस Km डिवाइडेड बाई r max इंटू ई नॉट, यही कहा था मैंने। इसमें देखिए आप कि मैं 1 by r और 1 by s, इसको मैं s कर दूं, समझ लीजिए 1 by r और 1 by s के बीच यदि मैं प्लॉट ड्रॉ करता हूं तो मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया आपका, ये हो जाता है आपका स्लोप और ये आपका हो जाएगा इंटरसेप्ट। क्या हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट। क्लियर है, ये आपका स्लोप, ये आपका इंटरसेप्ट। यदि इंटरसेप्ट और स्लोप दिख गया तो आप इस दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के देखिए कैसे। यदि मैं स्लोप डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट करता हूं, स्लोप डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट, स्लोप डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट करता हूं तो स्लोप का वैल्यू क्या है आपका Km डिवाइडेड बाय r max और आपका ये वैल्यू क्या है 1 by r max। यदि मैं करता हूं तो r max से r max बचा क्या आपका Km। इसका मतलब यदि मैं स्लोप की वैल्यू में इंटरसेप्ट की वैल्यू का भाग लगाता हूं तो मुझे क्या मिलता है Km की वैल्यू, और Km को हम क्या कहते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। यही क्या कर आपका माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। तो यही आपसे पूछा है, डाटा में आपको क्या दिया है, वही दो चीज आपको मिली है, आपको स्लोप मिला, इंटरसेप्ट मिला है। इन दोनों को यूज में लेते हुए आपको सवाल करना है। आपको घबराना नहीं है कि क्या प्लॉट किसके बीच में पूछा है, नहीं, आपको मैंने बता दिया सिंपल 1 by r और 1 by s के बीच में प्लॉट पूछेगा तो आपको यही इक्वेशन काम में लेके और 3 से ज्यादा रीजनिंग पूछेगा नहीं। पहली रीजनिंग आपकी कैटालिटिक एफिशिएंसी, दूसरी आपको Km की वैल्यू, तीसरा आपसे टर्नओवर नंबर। तीनों को मैंने आपको ट्रिकली सोल्व करना बता दिया है। अब समझ लीजिए ये आपसे पूछा है, इसका मतलब अब क्या हो गया कि आपको जो डाटा दिया गया है उसको समझ लो। आप डाटा क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं हम, समझिए डाटा आपका है उसके बेस पे हम करते हैं। ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपसे पूछा है Km और Km आपको समझ में आ गया स्लोप बटा इंटरसेप्ट। स्लोप का वैल्यू कितना है 300 डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट 2 into 10⁵ कीजिए आप आराम से। यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1.5 into 10⁻, समझ में आ रहा है मेरी बात, -3, ये ऊपर जाएगा तो -3, ये आपकी क्या हो गई माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। और Km जो होता है यदि इसको नॉर्मल फॉर्मूला काम में लेंगे तो आपके ये बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है, आपको सिंपल ये फॉर्मूला काम में लेके करना था। और Km का जो यूनिट होती है क्या होती है मोल पर लीटर, क्या होती है मोल पर लीटर, तो ये आपको मैंने लिख दिया मोलरिटी के फॉर्म। क्लियर है, मोल पर लीटर, ये आपकी चीज समझ आ गई। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया अपना डी, डी इज द करेक्ट आंसर।
तो कितना भी क्वेश्चन और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी इजी ट्रिक्स है हम उनको काम में लेके फिजिकल्स के क्वेश्चन निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि सेक्शन सी में अपने को चॉइस मिलता है, और चॉइस में मिल रहा है यदि काइनेटिक्स के सवाल यदि भिड़ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको जो रेंज देगा वो आपको बहुत ही अच्छी देगा ऑप्शंस में। यदि आप राउंड ऑफ भी लेके करेंगे तो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये बेसिक्स और बहुत ही छोटी छोटी आपसे कैलकुलेशन करवाता है, कभी भी आपसे लेंदी कैलकुलेशन नहीं करवाएगा सीएसआर में, गेट के लिए करवाएगा क्योंकि आपको वहां कैलकुलेटर वो देता है। क्लियर है याद है मेरी बात? तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी किस प्रकार से आपको डाटा देखिए 3 प्रकार की रीजनिंग मैंने आपसे सोल्व करी इस सीरीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं ताकि उस बेस की प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 5 की डिस्कस करता हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कंप्लीटली। ठीक है, ओके, हम बात करेंगे अब इस क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक पूछा गया लेकिन कम, अब आने वाले समय के हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है उसकी ट्रिक निकालेंगे हम बाद में। पहले क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन थ्योरी द टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए फॉर ए रिएक्शन बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म प्रोडक्ट थ्रू नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट इज गिवन बाय। आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में, उसके एक्सप्रेशन को काम में लेते हुए इस टर्म में आपसे आंसर पूछा है। क्या बोला गया है कि आपके जो रिएक्शन मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, लीनियर मॉलिक्यूल एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, किस प्रकार से फॉर्म में बन रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने से पहले वो किस ट्रांजिशन स्टेट से गुजरते हैं, नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट से। इसका मतलब कहने का क्या है, उस चीज को एक बार आप लिख के समझने की कोशिश करना। मैं यहां पर आंसर बता रहा हूं आपको, समझिएगा कि ये कह रहा है, उससे पहले आपको समझना प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। समझिए, रीजनिंग के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं अभी आपसे, क्वेश्चंस किस प्रकार से सोल्व करना है। जब टॉपिक की बात आएगी डिटेल में हम वहां पर पढ़ेंगे, जब हम पूरा काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। समझिएगा कि यहां पर आपको पूछा है ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का फॉर्मूला होता है टाइम डिपेंडेंट के लिए, वो होगा आपका के बी टी डिवाइडेड बाई एच क्यू ए बी फॉर ट्रांजिशन स्टेट डिवाइडेड बाई क्यू ए मल्टीप्लाई बाई क्यू पी। यहां पर क्यू ए बी क्यू ए क्यू बी क्या है, पार्टीशन फंक्शन है। क्या है, पार्टीशन फंक्शन। ए मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन, बी मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन और इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट का पार्टीशन फंक्शन, ये आपकी टर्म है। ध्यान से समझना यहां पर कि यहां पर अब क्या होता है, एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, वो डायरेक्ट अपने को अप्लाई करेंगे ताकि जब आपसे टी की फॉर्म में आंसर पूछेगा टेम्परेचर फॉर्म में। देखो यहां कह रहा हूं कि जब मैं बात कर रहा हूं इस फॉर्म में, तो पार्टीशन फंक्शन जब मैं बात करता हूं तो ये फॉर्मूले आपको काम में आ रहे हैं। मैं आपको क्या फॉर्म दी है, लीनियर नॉन लीनियर वाली फॉर्म दी है। तो आपके 3 टर्म चलती है यहां पर, एटम, लीनियर एंड नॉन लीनियर। इसका क्या रिलेशनशिप होता है पार्टीशन फंक्शन का टेम्परेचर के साथ, वो मैं आपको बता देता हूं। समझिएगा वन बाय वन। पहले मैं बात करता हूं एटम की। जब एटम की मैं बात करूं तो आपका जो पार्टीशन फंक्शन है क्यू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के साथ में। कितनी पावर होगी दैट्स इंपॉर्टेंट। तो पावर होती है इसकी 1.5 या मैं कहूं 3/2, दोनों ही फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो कितने फॉर्म में आ रही है आपकी पार्टीशन फंक्शन, क्या हो गया आपका टी की पावर 1.5। दूसरा मैं बात करता हूं आपसे लीनियर की। लीनियर की बात करता हूं तो पार्टीशन फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी की पावर 2.5, ये डायरेक्ट याद रखिए आप। थर्ड में बात करता हूं नॉन लीनियर की, और नॉन लीनियर की जब मैं बात करता हूं तो नॉन लीनियर में क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन डायरेक्ट डिवाइड होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, 3.0 के। ये 3 आपको याद रखना है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि एटम का 1.5, लीनियर का 2.5 और नॉन लीनियर का 3। 1.5 2.5 3, 1.5 2.5 3 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये तो बात होगी सिंपल आपकी कंसेप्ट की, ये समझ में आ गया। इस फॉर्मूले में हमको क्या करना है कि इसकी जगह और इसकी जगह इस टर्म को काम में लेंगे, टी वाली टर्म को काम में लेंगे। किस प्रकार से काम में लेंगे और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। ये मैंने एक कंसेप्ट बताया कि ये कहां से निकल के आया। अब समझना, मैं आपको समझाता हूं कि बेसिकली इसका कंसेप्ट तो ये हो गया। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, देखिए ये सब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। के बी और टी आपकी क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगी और प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा और के आपका बच जाएगा।
ठीक है, किस प्रकार से बचेगा वो मैं आपको समझाता हूं। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि आपका क्वेश्चन कहता है आपको कि लीनियर नॉन लीनियर वाला, इसका मतलब एक तो है आपका लीनियर प्लस नॉन लीनियर, रिएक्शन करवाई और आपको मिला नॉन लीनियर, और इससे बनेगा आपका प्रोडक्ट। ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स की बात होगी, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट की बात होगी, ये आपका हो गया प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ध्यान से समझना यहां पर कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको समझना है कि लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मैंने आपको टेम्परेचर की टर्म में क्या वैल्यू बताई है, मैंने आपको यहां पर 2.5, क्लियर है, बेसिक बात है। नॉन लीनियर के लिए मैंने बताया आपको 3.0, और नॉन लीनियर चाहे ट्रांजिशन स्टेट, क्या मतलब है, चीज क्या है नॉन लीनियर, अपने को क्या लेना है 3.0, क्लियर हो गई बात यहां पर। अब जब मैं इसमें फॉर्मूले में डाटा पुट करता हूं तो क्या रहेगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए का, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर प्रोपोर्शनल टू किसके होगा यहाँ पर, के बी डिवाइडेड बाई एच, ये तो कांस्टेंट था, इनवर्स इसमें चला गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी के साइड में चला गया। बचा क्या आपका, एक तो टी बच गया साथ में आपका, ध्यान दीजिए इस वाले टी को बच्चे खा जाते हैं, ये टी बचेगा आपका साथ में, उसके साथ में आपका बचेगा, ऊपर आएगा आपका प्रोडक्ट वाली टर्म या नीचे आएगा आपका रिएक्टेंट वाली टर्म। प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि ये वाली जो स्टेट है अपने को ऑलवेज ये काम में लेनी है। प्रोडक्ट का मतलब ये प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये जो ट्रांजिट स्टेट है वो यहां पर लेनी है आपको। बेसिकली प्रोडक्ट का मतलब ट्रांजिट स्टेट लेनी है, क्लियर है यहां तक मेरी बात, ये आपको लेना है। अब देखिए ये लेना है तो मैं इसको अब लिखते होता हूं आपको, फॉर्मूला क्या था, के बी बराबर के ए बराबर के बी टी बाई एच, क्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू ए एंड क्यू बी, यही था। क्यू को मैंने टेम्परेचर की टर्म में डिवाइड कन्वर्ट किया तो मैंने टी मल्टीप्लाई, पहले आएगा प्रोडक्ट वाला ट्रांजिशन स्टेट क्या था, टी कितना है 3.0 डिवाइडेड ए का मतलब लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर का कितना है टी 2.5 इंटू टी 3.0, यही है पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट, यही है। अब समझिए टी 3.0 को टी 3.0 से मैं आपका कैंसिल आउट कर सकता हूं, बिल्कुल। अब कितना बचा आप देखिए यहां पर, जो आपका बच रहा है वो आप बचा है ले जाइए ऊपर, ये 2.5 बच रहा है, ये जैसे ही ऊपर आएगा कितना हो जाएगा माइनस का 2.5, इसका मतलब आपका ये जो ए है ये क्या हो गया आपका t इंटू टी की पावर माइनस 2.5, t इंटू 2 माइनस 2.5। अब समझिए तो यहां से जब यदि ये तो t है आपका 1 और ये है माइनस 2.5, माइनस 2.5 में से 1 निकलेगा तो क्या बचेगा आपका, वो बचेगा आपका t माइनस 1.5, क्या बचा t 1.5 बच रहा है। इट मींस आपका आंसर क्या होगा, जब ए आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पूछा है आपको किस टर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में, तो आप क्या निकालेंगे ए कितनी फॉर्म में आ रहा है माइनस 1.5, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट ऑप्शन है। ये तो मैंने आप इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या है कि आपको एग्जाम में हो सकता है, ध्यान समझना पूरी चीज, आपसे एग्जाम में कुछ भी दे सकता है वो, ये तो क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका, बात खत्म। आपसे हो सकता है वो दे दे लीनियर प्लस लीनियर से बना नॉन लीनियर प्लस प्रोडक्ट, ये भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका अपन कितना लेते हैं 2.5, इसका आपका 2.5, इसका रहता है 3.0। सेम वही फॉर्मूला लेना है, ए आपको यह टी एक साथ में रखना है, वो टी आपका चलेगा जो केबीटी के साथ में था, यहां पर आएगा आपका 3.0 डिवाइडेड टी 2.5 2.5 कितने हो गए 5, और 5 जो ऊपर आएगा तो ये कितना बचा, ऊपर से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे कैंसिल आउट होकर कितना बच जाएगा केवल टी की पावर 2, तो 5 पर आएगा तो माइनस का 2, माइनस का 2 इस टी में से घटेगा तो केवल बचेगा आपका टी, तो एक इसके प्रश्न होगा केवल टी के, तो आपका आंसर आपको समझ में आना चाहिए किस प्रकार से 1 बाय 1 अपन सोल्व करेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, इस पर सवाल बनते हैं। कुछ भी दसता नॉन लीनियर लीनियर नॉन लीनियर, एटम प्लस लीनियर प्लस नॉन लीनियर,
एटम प्लस लीनियर कुछ भी आपसे दे सकता है, आपको निकालना चाहिए। बस आपको वो 3 वैल्यू याद रखनी है। एटम के लिए 2, 1.5, लीनियर के लिए 2.5 और नॉन लीनियर के लिए 3। ये 3 वैल्यू आपको रखनी है। सिंपल आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो अपन नेक्स्ट इक्वेशन में काम करते हैं उस तरीके का आपका पैटर्न अप्लाई करना है आपको। क्लियर है यहाँ पे मेरी बात? बस इस टी को बचा के रखना जो टी ए के फॉर्मूले के साथ रहता है। वो टी यदि आपने उड़ा दिया तो आपका आंसर गलत चला जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को आप याद रखें और इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने आपसे बात करी, किसकी बात करी मैंने आपके सामने यहाँ पर एग्जाम बूस्टर में काइनेटिक्स के कुछ रीजनिंग्स के बारे में। इस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं फ्रैक्शन सी के अंदर, 4 मार्क्स में आपसे यहाँ बेसिकली सवाल होते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और जो आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट वैरायटी ऑफ काइनेटिक्स के जितने भी डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, चाहे वो रेट का हो, हाफ लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे ऑर्डर से रिलेटेड हो। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके साथ में फिर नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।